आज आप हेडिंग बनाओगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया कितनी प्रकार की होती है उसको देखते हैं, पूरा प्रकार देखते हैं। प्रकार देखने के बाद एक एक अपक्रिया ध्यान से देखते हैं। ये है अभिक्रिया, ठीक है, ये अपक्रिया है। देखो जनरली आपको, देखो अपक्रिया बहुत प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन जो आपको आपके सिलेबस में है वही बताया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे अपक्रिया कितनी प्रकार की है तो आप सीधा बताओगे सर अपक्रियाएं तो बहुत प्रकार की होती है ना, लेकिन जो हमें पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना आपको बताया जा रहा है। तो इसमें पहली अपक्रिया जो हमें पढ़ना है वो है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, पहलवान विवेक जय बोली तब शुरू कर जावे कि बजरंग बली की जय बोली। दूसरा, वियोजन अपक्रिया, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं विघटन, विघटन अपक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। ठीक है, तीसरी बात, तीसरी अपक्रिया, तीसरी अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथी है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया। इसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और मैं थोड़ी सी इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये जो वियोजन अपक्रिया होती है आगे जाकर के दो भागों में, नो तीन भागों में टूट जाती है। ये वियोजन अपक्रिया तीन भागों में टूट जाती है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, और दूसरा है, दूसरा रिएक्शन है विद्युतीय वियोजन। और जो तीसरा है वो है प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन। अब क्रिया भी आप लिखना चाहो लिख दो, अब क्रिया, अब क्रिया, ठीक है, ये रिएक्शन है। थोड़ा सा मैं इंक डालू, नहीं दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ, पहला देखो यहां पर ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। और यहां विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की, विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की, पहला और यहां पे दूसरा। पहला प्रकार देखो, यहां पे पहला प्रकार जो है वो एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अपक्रिया, और दूसरा है द्वि विस्थापन अपक्रिया।
दो विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, ये हो गया। और जो लास्ट में लिखा है, लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का ये भी होता है, पहला और दूसरा। इसमें कौन कौन सा होता है, आपको दिख रहा है कि नहीं? इसमें होता है ऑक्सीकरण और दूसरा होता है अपचयन। ऑक्सीकरण और क्या होता है? अपचयन। और दो रिएक्शन और आपको पढ़ना है, ऐसे स्टार लगा के इसको लिख लेना। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरा है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये इतने रिएक्शन आपको इस लेसन में पढ़ना है। इस यही रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको एक भी रिएक्शन नहीं पढ़ना होगा। आगे चलते, देखो ये देखो, अगर मेनली देखा जाए जो आपको पढ़ना है वो है संयोजन अपक्रिया, दूसरी है वियोजन अपक्रिया, तीसरी विस्थापन, और चौथी कौन सी अपक्रिया है? रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ठीक है, ये हो गया। मतलब हमें पहला रिएक्शन संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा रेडॉक्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो देखो वियोजन को हम लोग विघटन बोलते हैं या अपघटन कहते हैं। अब ये तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन, जो ऊष्मा लेकर जो विद्युत से संपन्न होगी, प्रकाश जो प्रकाश से संपन्न होगी ये। और विस्थापन में, विस्थापन दो प्रकार की क्रिया होती है, पहला एकल विस्थापन, दूसरा द्वि विस्थापन। और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ये भी दो प्रकार का होता है, पहला पढ़ोगे ऑक्सीकरण, दूसरा पढ़ोगे अपचयन। पहला ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग कौन सी? संयोजन अपक्रिया। सबसे पहले हेडिंग क्या बनाओगे? संयोजन अपक्रिया हेडिंग बनाओ। जैसे नाम से क्लियर है ना, संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होगा? योग होगा, जोड़ होगा। किसका? अभिकारक पदार्थों का क्या होगा? जोड़ होगा। मतलब ऐसा अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं, योग करके। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, आप इसको पढ़े थे एग्जांपल, N2 प्लस H2, ये बनाना था NH3। ठीक, ये बैलेंस कर दो। यहां पर तीन है, यहां दो लग, अच्छा नो, यहां पर कितना लगाओगे? तीन है तो यहां दो लगा दो, ये दो बराबर हो गया। यहां पर कितना लगा दो? 6, बैलेंस हो गया। और एक रिएक्शन लिख दे रहा हूं, Cu प्लस O2, अच्छा Cu प्लस O बराबर कितना होगा? CuO हो जाएगा ये। अब देखो इसमें क्या है कि N2H2 मिलकर के कितना पदार्थ बना रहा है? इधर आपको दो पदार्थ मिल रहा है, इधर आपको, इधर दो, इधर दो, सॉरी इधर दो, इधर एक। इसका मतलब है सर कि ये जो संयोजन योग का मतलब है, कोई दो पदार्थ जुड़ करके कितना हो जाएगा? एक। कोई दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ हो जाएगा। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या? ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। परिभाषा यही लिख लो, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं,
करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे रिएक्शन लिख लेना, ये है अमोनिया, दूसरी अपक्रिया लिखोगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजित होना, टूटना, विघटित होना, अपघटित होना। इसका मतलब है कोई एक पदार्थ होगा, वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। संयोजन का मतलब दो पदार्थ मिल रहे थे, एक पदार्थ बना रहा था, लेकिन इसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। तो आप लिखोगे ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, कोई पदार्थ दो या दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, ये टूटेगा CaO प्लस CO2, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से मैं एक आपको नोट लिखवाने वाला हूं, वो नोट में पहले आपको समझा दे रहा हूं। ये कोई पदार्थ है, ये दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट सकता है ना। कैसे? अपने आप से कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये अपने आप से तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये कब टूटेगा? इसको बाहर से ऊर्जा देना होगा, बाहर से इसको ऊष्मा देना होगा, तब ये जाके क्या होगा? टूटेगा। तो ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा लेकर के दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटती है, उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा का शोषण करके क्या होगी? ये दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा, तो उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलेंगे। तो आप यहां से कह सकते हो सर कि जब दो कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो वो ऊष्मा ग्रहण करता है, और जो अपक्रिया ऊष्मा ग्रहण करके संपन्न होती है वो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। अतः जितनी भी वियोजन अपक्रियाएं हैं, सभी ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होती हैं। यही नोट लिखो, यहां लिखोगे प्रत्येक वियोजन अपक्रिया अपक्रिया ऊष्मा का शोषण करके संपन्न होती है,
संपन्न होती है, इसलिए प्रत्येक वियोजन अपक्रिया ऊष्मा का शोषण करके संपन्न होती है, इसलिए वियोजन अपक्रियाएं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होती हैं। होती हैं, ठीक है, ये नोट रहा अपना, इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा इसलिए लिखा दिया गया। उसमें 3 अपक्रिया है ना, पहला ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, दूसरा दूसरा तीसरा प्रकाशीय अपक्रिया। देखो मैं तीनों समझा दे रहा हूं। ऊष्मीय का मतलब ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा लेकर संपन्न होगी। दूसरी विद्युत का मतलब जो विद्युत के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पे संपन्न होगी। और तीसरी अपक्रिया जो प्रकाशीय है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा के द्वारा संपन्न होगी, विद्युत मतलब विद्युत के द्वारा, और प्रकाशिक मतलब प्रकाश के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो पहली हेडिंग बनाओगे ऊष्मीय ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया लिखो, ऐसी अपक्रिया, ऐसी वियोजन अपक्रिया लिखेगा, ऐसी वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा के द्वारा ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा ऐसे थोड़ा सा बनाते ना, ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें ठीक है, तो ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें जिसमें कोई पदार्थ कोई पदार्थ कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है टूटता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी बताया, एक रिएक्शन तो वही दे सकते हो, जैसे CaCO3, ये ऊष्मा का सिंबल होता बालक, ये ठीक है, ये हो जाएगा CaO प्लस CO2। और दूसरा रिएक्शन आप दे सकते हो KClO3, ये बनाएगा KCl प्लस O2, यहां लगा दो दो, यहां हो जाएगा दो, और ये भी बैलेंस हो जाएगा, 3 दूना 6, 3, ठीक है।
विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन, इसमें देखिएगा वियोजन का मतलब है कोई एक पदार्थ होगा, दो पदार्थों में टूटेगा, लेकिन किसकी वजह से? विद्युत की वजह से। तो वही परिभाषा लिखते हैं, ऐसी वियोजन अपक्रिया, ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक पदार्थ एकल अभिकारक पदार्थ विद्युत ऊर्जा के द्वारा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा द्वारा दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे विद्युतीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। विद्युतीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे 2H2O gives H2 plus O2, और यहाँ पर 4 है तो आप 4 लगा दोगे। ये ऐसा हो रहा है विद्युत के कारण, यहां लिख दोगे विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया। अगला तीसरा इसी में देख लेते हैं। तीसरा तीसरा देखते हैं, प्रकाशीय प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया चलो लिखा देते फिर समझाते हैं। लिखोगे, ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ, जिसमें कोई एकल अभिकारक पदार्थ, एकल अभिकारक पदार्थ प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अधिक उत्पाद में बदलता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl, ये प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को hν लिखते हैं। ठीक, और ये टूटेगा Ag प्लस Cl2। यहां दो लगा दोगे बालक, ये दो हो जाएगा, और लिख लो
लिख लो फिर समझाऊं। हो गया सबका? देखो समझ लो थोड़ा सा। अब क्रिया दोनों वैसे लिखा गया, थोड़ा सा परिवर्तन है। देखो, ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ, एकल अभिकारक पदार्थ विद्युत ऊर्जा के द्वारा, बस इतना ही परिवर्तन है, के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे हम लोग विद्युतीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। सेम अपक्रिया ये भी है। देखो, ये ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक पदार्थ प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, परिभाषा कुछ भी नहीं करना ना। देखो, उसके बाद रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ये केमिस्ट्री की खासियत है, इसीलिए केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड हो जाती। डिफिनीशन तो याद रहती, बट सर रिएक्शन नहीं याद रहता है। और अगर मान लो ये कोई, मान लो विद्युतीय वियोजन अपक्रिया आ गई, मान लो एग्जाम में आ गया, अगर ये 2 नंबर का रहेगा, आपने इतनी बड़ी परिभाषा लिखी, इसको नहीं लिखे, तो आपको केवल एक ही नंबर मिलेगा, ये आप याद रखिए। हाँ, इसका रोल इतना ज्यादा होता है, अगर आप इतना लिख देते हो, इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और सिर्फ इतने ही के लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 1, तब जाके 2 नंबर होगा। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। जैसे मान लो एग्जाम में आप लिखे, कोई नहीं यार, कोनो दूसरा एग्जाम्पल लिख दो, नहीं यार क्या करोगे, कुछ तो लिख के चले आओ, लेकिन कोई भी अब क्रिया लिखो, मतलब कोई भी परिभाषा लिखो, अगर उसमें लग रहा है कि रिएक्शन देना है, तो आप रिएक्शन जरूर लिख के आओ, इससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये पूरा मैथ है ना, सब लोग मैथ का है, तो मैथ इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सारी बातें। तो इसमें वियोजन अपक्रिया, ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें क्या होगा, कोई एकल पदार्थ प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा, ये एक ऐसी अपक्रिया है जो प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा क्या होगा, ये 2 पदार्थों में टूट जाता है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन यहाँ राइज होता उठता है कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये प्रकाशीय ऊर्जा, ये विद्युतीय ऊर्जा ना, ऐसा कुछ। इसके लिए कोई जानने वाले ट्रिक व्रिक है नहीं, आपको रटना है, याद करना है, सीधी बात। ऐसी ट्रिक होती तब तो सब ना याद करके बैठे होते, याद करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, अभी तक तो नहीं है, अगर आप लोग बना दोगे तो कुछ हो जाएगा, वो अलग बात है। संयोजन अपक्रिया हो गया, वियोजन हो गया, वियोजन के तीनों पार्ट देख लिए। अब हम लोग तीसरी अपक्रिया पे आते हैं, कौन सी? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है कि किसी एक पदार्थ को उसके स्थान से हटा करके किसी दूसरे पदार्थ को एडजस्ट करना। विस्थापन का मतलब किसी पदार्थ को उसके स्थान से हटा देना, किसी पदार्थ को उसके स्थान से हटा देना विस्थापन होता है। जैसे मान लो ये कोई अपक्रिया है, मान लो ये मान लो कोई अपक्रिया हो गई, Zn प्लस CuSO4, ये एक रिएक्शन है। अब ये Zn क्या करेगा, इस Cu को यहां से रिमूव कर देगा, हटा देगा, ये जाके एडजस्ट हो जाएगा, ये बना लेगा, ये यहां पे आ जाएगा, ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu, ये रिएक्शन बनेगा। जैसे मान लो दूसरा रिएक्शन Pb प्लस CuCl2, अब क्या करेगा, ये जो Pb है, ये Pb है, इसको हटा देगा और खुद जाके एडजस्ट हो जाएगा PbCl2, और ये बना देगा Cu। ऐसा होगा। मतलब इसमें क्या बताओगे, सर ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके स्थान से हटा देता है, उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है ये। अच्छा, ये वाला पदार्थ इसी को हटाएगा, कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये वाला यहां से इसको भी तो हटा सकता है, इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें आपको यह बताया जाएगा कौन सा तत्व किसको विस्थापित करेगा, कौन सा किसको विस्थापित नहीं करेगा। सिर्फ आप अभी थोड़ा सा यहाँ इतना पढ़ लीजिए कि ये इसको विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसमें विस्थापन अपक्रिया होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो इसमें परिभाषा लिखो, इसमें तो ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें जिसमें कोई ऐसी अपक्रिया जिसमें
कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ, ब्रैकेट में धातु लिख सकते हो, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ धातु कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहला एकल विस्थापन अपक्रिया, और दूसरा द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, ये हुआ। जैसे एग्जांपल लिख लोगे, ठीक है, ये हुआ। देखो पालक, थोड़ी सी इसमें आपको बता दें, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रिया, यहां पर दो चीज है, एक अधिक क्रियाशील आया है, दूसरा कम क्रियाशील। जो अधिक क्रियाशील होगा कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, सीधी बात। ये वाला देखो, ये वाला इसको विस्थापित कर रहा है, इसको विस्थापित कर रहा है। जो विस्थापित होगा वो कम क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ये वाला अधिक क्रियाशील, ये वाला कम क्रियाशील। ठीक है ना, तो ये इसके स्थान से हटा के ये देखो, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, उतने पढ़ाते हैं जितना आप याद करते चलो। पढ़ाने का तो पढ़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 अपक्रिया आज बताए, 3 ठुकल, फिर 3 ठुकल, फिर 3 ठुकल, इस तरह से पूरा अपक्रिया कर लेंगे। तो कल इतना याद होना चाहिए, तब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? विस्थापन अपक्रिया क्या होती है बता दिया गया था। अब हम लोग यह बताया गया था, यह 2 प्रकार की होती है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं। पहला था एकल विस्थापन अपक्रिया। अपक्रिया, इसको ऐसे लिख लो, लास्ट में समझा देते ना। लिखो, ऐसी विस्थापन अपक्रिया, ऐसी विस्थापन अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु या मूलक के द्वारा, जिसमें किसी परमाणु या मूलक के द्वारा, जिसमें किसी परमाणु या मूलक, ऐसे विस्थापन अपक्रिया इसमें इसको ऐसी विस्थापन अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु, थोड़ा अच्छा लगेगा बस, कोई परमाणु या मूलक
दूसरे परमाणु या मूलक के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो इस अपक्रिया को एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4, ये Zn इसको विस्थापित कर देगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। और रिएक्शन लिखते हैं Mg प्लस HCl, तो ये बना लेगा MgCl2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहां 2 लगा दो, ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा बताते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें लिखो ऐसी विस्थापन अपक्रिया जिसमें आप लोग फेयर कर रहे हो क्या? अच्छा, तब का चर्चा कर रहे थे। ऐसी विस्थापन अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे NaCl AgNO3, ये बना लेगा NaNO3 और बनाएगा AgCl। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देते हैं SO4 BaCl2, ये हो जाएगा BaSO4 और हो जाएगा NaCl। देखो, विस्थापन अपक्रिया का मतलब हम लोग देखे थे कि सर ये ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें कम क्रियाशील तत्व या कम क्रियाशील परमाणु जो है अधिक क्रियाशील परमाणु से विस्थापित हो जाता था। मतलब अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर दे रहा था ना, ये होता विस्थापन। अब जैसे अब ये 2 प्रकार की होती है। अब ये दोनों एकल विस्थापन अपक्रिया और ये द्विविस्थापन अपक्रिया इसी का प्रकार है, इन दोनों में भी विस्थापन देखा जाएगा। तो अब ये एकल विस्थापन का मतलब केवल और केवल एक परमाणु विस्थापित होगा,
कोई भी अपक्रिया होगी जिसमें कोई केवल एक परमाणु विस्थापित होगा उसे हम लोग एकल विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। तो इसमें परिभाषा लिखी, ऐसी ऐसी विस्थापन अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु, मतलब कोई एक परमाणु की बात हो रही है, मूलक, मूलक का मतलब ग्रुप होता है, और जिसमें एक परमाणु या मूलक दूसरे परमाणु या मूलक के द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे देखो यहां पर जेडीएन है, यहां पर क्या है, तो जेडीएन के द्वारा सीयू विस्थापित होकर के कहा बाहर निकल गया ये, तो ये एक इसी के केवल एक ही के द्वारा एक विस्थापित हुआ, ये एकल विस्थापन। जैसे देखो एमजी के द्वारा देख रहे हो ना, ये एच जो है वो बाहर चला गया, तो ये एकल विस्थापन अपक्रिया। लेकिन द्वि विस्थापन का मतलब दोनों में आदान प्रदान होगा, तो ये ऐसी विस्थापन अपक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। इसका मतलब है ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास आएगा। अब देखो NaCl था और AgNO3 था, तो Na के पास देखो, Na जो है किसके पास चला गया, ये NO3 के पास चला गया, और Cl किसके पास आ गया, Ag के पास आ गया। तो विस्थापित हुआ, अदला बदली हुई कि नहीं हुई, इसमें दो हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये इसके पास गया, लेकिन इसमें क्या होता था, एक ही एक के पास जाता था, ये वाला इसके पास नहीं आता था। लेकिन इसमें क्या होगा, अदला बदली दोनों का हो जाएगा, इसके स्थान पे ये चला जाएगा, इसके स्थान पे ये चला आएगा। तो ये Ag जो है Na के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, और NaNO3 के पास जाएगा तो NaNO3 हो जाएगा। सेम वही चीज। अब देखो इसमें क्या हुआ, Na2 जो है ना इसके पास चला गया, और जो Ba है इसके पास चला आया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, BaSO4 बन गया, और उसके बाद NaCl बन गया। तो NaCl देखो, Na की वैलेंसी एक, Cl की वैलेंसी एक, इसलिए NaCl बना, और दो इधर लगा दिए गए, तो दो Na यहाँ हो गया, दो Na यहाँ हो गया, दो Cl यहाँ, और इसके बाद देखो दो Cl यहाँ, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब है ऐसी अपक्रिया होगी जिसमें दोनों यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होगा, इसका इसके पास जाएगा, इसका इसके पास, वो द्विविस्थापन होगा। जिसमें केवल एक का विस्थापन होगा उसे हम लोग एकल विस्थापन बोलेंगे। समझिए कि नहीं समझिए, ये बात है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा रिएक्शन पढ़े थे बता दोगे, हम लोग पढ़े थे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन, ऐसी अपक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे PbO प्लस सी और Pb प्लस कितना है, ये है लेड ऑक्साइड, और ये है ओनली लेड है। Pb एक ही है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अलग अलग लेड है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अब इसको जरा समझो, देखो इधर आओ,
अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें सर क्या होगा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्या होंगे, इसमें दोनों साथ साथ होंगे, दोनों साथ साथ। जैसे एक रिएक्शन, बहुत छोटा सा रिएक्शन है, और इसको हम लोग, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन ना बड़ा लंबा है, इसको हम लोग क्लास 11th 12th में देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे इसको, यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में समझ लो। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण, ये अलग अपक्रिया है, ठीक है भैया, और दूसरा अपचयन ये अलग है, दोनों साथ साथ होंगे, ऑक्सीडेस सॉरी वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। देखो अब थोड़ा सा ऑक्सीकरण का मतलब मैं समझा दूं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है सर, अगर किसी यौगिक में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का योग, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की हानि होगी, ऑक्सीजन की हानि, या ऑक्सीजन किसी यौगिक से क्या होगा, हट जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे अपचयन। बात समझ गए। अगर किसी यौगिक में, किसी पदार्थ में, किसी परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हम सब बोलेंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर किसी पदार्थ से, किसी यौगिक से ऑक्सीजन हट जा रहा है, इसका मतलब बोलेंगे अपचयन हो रहा है। समझ गए ना। अब इसमें बताओ, यहां पर बताओ, ये वाला, ये इसमें बताओ क्या हो रहा है, ये देखो, यहां से देखो, यहां से ये इसमें बदला है कि नहीं बदला है, तो इसमें बताओ पीबीओ में ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, आए? अभी मैंने क्या बताया, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, अगर ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या होगा, अपचयन। अब ये बताओ, इसमें ऑक्सीजन पहले से है कि नहीं है, बाद में हट गया, अगर बाद में हट जाएगा तो कौन सा क्या होगा, अब इसमें देखो कार्ब ऑक्सीजन है, नहीं है, तो इसमें देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया कि नहीं ऐड हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचान, देखो इसमें दोनों रिएक्शन मिला कि नहीं मिला, ऑक्सीकरण मिल गया, अपचयन मिल गया, तो ये पूरा जो रिएक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है, लिख लिए इतना कि नहीं लिख लिए, अभी रुके रहो। इसको लिखे नहीं आप लोग, यहाँ अपचयन बनाओ, यहाँ ऑक्सीकरण बनाओ जल्दी से, नहीं कैसे जानोगे। ऑक्सीकरण अपचयन बना दो। एक और बता देते हैं, आज आप दूसरा हेडिंग बनाओगे, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपक्रिया, इसमें लिखोगे ऐसी अपक्रिया जिसमें जिसके ना अभिकारक पदार्थों में, अभिकारक पदार्थों में ऑक्सीजन का योग होता है, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे Cu+O2 ये बनाएगा CuO, ठीक, यहां भी दो जोड़ दो, यहां भी दो, अपचयन,
अपचयन अपक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये लिखेंगे ऐसी अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं जिनमें जिनमें ऑक्सीजन की हानि होती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे CuO प्लस H2 ये बनाएगा Cu प्लस H2O। ठीक है ना, तो यहां पर इसका क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। ठीक है, लिख लो ऐसे। हेडिंग बनाओ ऊष्मा शोषी अपक्रिया, और मेरे साथ लिखोगे, उसके बाद समझा देंगे। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, इसमें लिखोगे ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करके, अवशोषण मतलब ये ग्रहण होता है। ठीक है, अवशोषण मतलब क्या होता है, ग्रहण। ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करके संपन्न होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, जैसे N2 प्लस O2 ऊष्मा को अवशोषण करेंगे, ये उस प्लस 94 किलो कैलोरी, तब ये बनाएंगे 2NO। और दूसरा है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी, इसमें लिखेंगे ऐसी अपक्रियाएं जिनके संपन्न होने से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे
जैसे H2+O2 ये गिब्स जल बनाएगा और 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा भी क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है, ये होगा। लिखिए आराम से, समझाते हैं। यहां लगा दो, 2 हो गया, ये 2, ये 2 हो गया, यहां भी 2 हो जाएगा। ये लो। अब देखो, समझो इसे। ये देखो देखो नाम से ही क्लियर है ना, ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब शोषण होगा, किसका, ऊष्मा का। शोषण का मतलब ग्रहण करेगा। कोई ऐसी अपक्रिया होगी जो ऊष्मा को ग्रहण करके तब संपन्न होगी। अब देखो ये एक अपक्रिया है, ऐसे N2O2 ये बना रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो ये N2O2 बनाएगा NO, तब तक नहीं बनाएगा जब तक इसको इतनी ऊष्मा नहीं मिलेगी। मतलब ये रिएक्शन NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड तभी बनेगा जब तक ये इतना ऊष्मा नहीं अवशोषित करेगा। इस वजह से ना, जैसे आप क्या हो, सुबह से खाए ना हो, अगर कोई बोल दे भैया जाओ कोचिंग चले जाओ या जाओ ये काम कर दो, तो आप कुछ खाए नहीं है तो काम कैसे होगा। तो ये वही बात, ये इसका ऊर्जा है, ये इसका खाना है, ये इतना नहीं खाएगा तो क्या होगा, ये नहीं बनाएगा, सीधी बात। तो मतलब ऐसा रिएक्शन होगा जो क्या होगा, उस कुछ ना कुछ ऊष्मा लेकर के संपन्न होगा, उसे हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी। लेकिन ऊष्मा छेपी इसका जस्ट उल्टा होता है। ये क्या करता है, ऐसी अपक्रिया जिनके संपन्न होने से ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। जैसे गर्मी है ना, गर्मी में सबके शरीर से कुछ ना कुछ ऊष्मा निकल, एक नहीं, दूर बैठा यार थोड़ा गर्म मत इतना, बोलते नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ ऊष्मा निकल रही हो। इंजन चल रहा है, उसके पास जाओ, हीट रहता है। कुछ भी चल रहा है तो क्या होगा, अगर कुछ ना कुछ काम होगा तो कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये देखो, ये जो रिएक्शन है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जो क्या हो रहा है, ये होने के बाद, मतलब ये संपन्न होने के बाद इतना ऊर्जा क्या कर रहा है, ये छोड़ रहा है, मुक्त कर रहा है ना। ऊष्मा छेपी का मतलब ऐसी कोई अपक्रिया होगी जो कंप्लीट होगी, जो पूर्ण होगी, तो कुछ ना कुछ ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित करेगी, मुक्त करेगी। अब दो चीज यहां पे समझना है, इसमें देखो ये, इसमें देख रहे हो ये, और उसके बाद इसमें देखो ये चीज, ये आपको दिख रहा होगा कि सर ये वाला इसमें ऐड है और ये वाला इसमें ऐड है। इसका मतलब है, अगर ये अभिकारक पदार्थ है कि नहीं, अभिकारक है, अगर अभिकारक पदार्थ में ऊष्मा, अगर अभिकारक पदार्थ में ऊष्मा ऐड है तो ऊष्मा ली जा रही है। अगर उत्पाद में ऊष्मा ऐड है तो ऊष्मा निकाली जा रही है। ये इतना याद रखिएगा। अगर इसको आप उधर लिखोगे ना तो कुछ इस तरह से लिखोगे, ये माइनस करके 94 जीरो और ये हो जाएगा किलो कैलोरी। तब ये अगर माइनस इधर लिखोगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा, अगर इसको इधर लिखोगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सीधा है, अगर अभिकारक पदार्थ में कुछ ना कुछ ऐड है तो वो ली जा रही है, अवशोषित की जा रही है। लेकिन अगर उत्पाद में, अगर उत्पाद में कुछ ना कुछ ऐड है तो वो सब लोग उत्सर्जित की जा रही, निकाली जा रही है। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ गए। ये इतनी बातें थी उष्मा के, मतलब उष्मा शोषी अपक्रिया से और उष्मा छेपी अपक्रिया से। अच्छा, अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर जितने भी रिएक्शंस हैं, हम जैसे मान लो कुछ और रिएक्शन देते, इसको हटा दें ना। अब एक रिएक्शन हम लोग जानते हैं, N2+3H2 ये बनाएगा NH3 ना, ये बनाएगा। अब ये बताइए सर, क्या ये रिएक्शन अपने मन से हम लोग कुछ ऊष्मा लिख सकते हैं, कुछ ऊष्मा मान लो निकाल रहा है कि इसका फिक्स होता है 136 है तो 136 होगा, 94 होगा, ऐसा कुछ। तो इसका जो जितने भी रिएक्शंस हैं, सारे रिएक्शन कुछ ना कुछ ऊष्मा लेकर होते हैं, कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो ये जो ऊष्मा है ना, आप अपने हिसाब से अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकते हो, ये सब प्रयोगों के द्वारा होता है। नहीं तो कहो सर कुछ भी ऊष्मा लिख दिया जाए, नो, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम में नहीं आ रहा तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बोला जाए, अगर सही सही बोला जाए, जो ऊष्मा निकलती है एकदम प्योर निकलती, परफेक्ट। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 136.8, इसीलिए लिखा है क्योंकि ये फिक्स होती है। जब भी ये रिएक्शन होगा ना, जब भी हमारा जल बनेगा या H2O बनेगा,
तब इतना ऊष्मा निकलेगी। हाँ, इतना जानिए। तो ये जो ऊष्मा निकलती है, जो ऊष्मा अवशोषित होती है, सब क्या होता है? फिक्स होता है। तो बात समझे कि नहीं समझे? ये था। अब जितने भी आपके रिएक्शन थे ना, अब क्रियाएं थी, सारा कंप्लीट हो गया, एक को रिएक्शन बचा नहीं है। अगर कहीं किसी रिएक्शन में दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें, नहीं तो इसके आगे चले हम लोग।